नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। अपनी बात शुरुआत करने से पहले एक खुशखबरी आपके लिए, एक शुभ सूचना। आप सबके प्यार और आशीर्वाद से आज जहां मैं बैठ के बोल रहा हूं, ये मेरा मुंबई का ऑफिस है। चू पे बना हुआ है, बहुत सुंदर ऑफिस है और मैं जल्दी आपको पूरा ऑफिस भी दिखाऊंगा। लेकिन ये आज इस ऑफिस का पहला शो है। मुंबई आया था महाराष्ट्र के चुनाव के कुछ हालचाल लेने, तो यहीं से बैठ के मैंने अभय दुबे जी से बातचीत की। बड़ी जबरदस्त बातचीत की। पूछा कि अमित शाह और मोदी के बीच चल क्या रहा है। क्या ये बात सही है कि अब मोदी जी चाहते हैं कि अमित शाह एक तरह से अघोषित प्रधानमंत्री बन जाएं? और जो अमित शाह को इस तरह बढ़ाया जा रहा है, तो योगी आदित्यनाथ के जो तेवर हैं वो क्या आसानी से रह जाएंगे? योगी आदित्यनाथ स्वीकार कर लेंगे अमित शाह को? और मैंने पूछा अभय जी से, राहुल गांधी का एक लेख ने, इसमें राहुल गांधी ने लिखा कि भारतीय उद्योगों को समान व्यवहार नहीं किया जा रहा है। लगातार हर मंच से राहुल गांधी कहते रहते हैं अंबानी और अडानी के लिए देश दे दिया गया। इस लेख में कई उद्योगपतियों का जिक्र है कि जिन्होंने अपनी मेहनत के दम से उद्योगों को ला के खड़ा किया। उस लेख से बीजेपी तिलमिला गई है। बीजेपी के सारे नेता बिल्कुल बौखला गए। अभय जी से मैंने विस्तार से बातचीत की कि उद्योगों के इस विस्तार के कारण और ईस्ट इंडिया बनती हुई भारत की स्थिति पे बीजेपी को दर्द क्यों हो रहा है। बहुत शानदार बातचीत है, पूरी बातचीत सुनिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्वाइन करना ना भूलें। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। अखबारों में राहुल गांधी का एक लेख छपा और उस लेख ने पूरे भारत की राजनीति में तूफान मचा दिया। लेख लिखा था कि भारत के उद्योगपति डरे हुए हैं, उनको डराया जा रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी का भी जिक्र था और ये था कि उद्योगपतियों को समान अवसर नहीं मिल रहे। राहुल गांधी अपनी लगातार चुनावी सभाओं में, चुनावी रैलियों में हर मंच पर अंबानी और अडानी का नाम लेते हैं और कहते हैं कि इन दो उद्योगपतियों के लिए सरकार बिछ गई है, इन दो उद्योगपतियों के लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन इस लेख में शायद इन दोनों का तो जिक्र तो नहीं है, लेकिन ये है लिखा है कि भारत में उद्योगों को समान अवसर नहीं दिए जा रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के जैसी बातें की गई हैं और बीजेपी के तमाम बड़े नेता एकदम तिलमिला गए हैं राहुल गांधी के इस लेख से। उनको लगता है कि अखबारों ने इतनी हिम्मत कर कैसे दी कि राहुल गांधी का लेख छाप दिया। शायद दैनिक जागरण में भी छाप दिया। मतलब मुझे तो हैरानी है कि दैनिक जागरण की इतनी हिम्मत पड़ गई कि वो राहुल गांधी का लेख छाप रहे हैं। लेकिन उद्योग जगत के कुछ बड़े लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने स्वागत किया कि कम से कम हम लोग नहीं कह पा रहे ये बात कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को डराया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने अपने लेख पे हल्दीराम से लेकर लेंस कार्ड और सब तमाम उद्योगों का जिक्र किया कि ये लोग कितने अच्छे तरीके से स्टेब्लिश हुए, आज ये डरे हुए हैं। राहुल गांधी के इस लेख में ऐसा कुछ भी नहीं था जैसे बीजेपी तिलमिलाती। लेकिन क्या लगता है कि आपको चोट सही जगह कर दी राहुल गांधी ने? आप इस लेख का क्या अर्थ निकालते हैं और बीजेपी इतनी क्यों डर रही है? मैंने इस लेख को इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ा संजय जी, और कल के इंडियन एक्सप्रेस में भी प्रकाशित हुआ था और इसका शीर्षक था ए न्यू डील फॉर इंडियन बिजनेस और उसका उपशीर्षक था मैच फिक्सिंग मोनोपोली ग्रुप्स वर्सेस फेयर प्ले बिजनेसेस, मोमेंट हैज कम टू चूज फ्रीडम ओवर फियर। मैं हमारे जो दर्शक हैं 4 PM के, वो सब इसका मतलब समझते हैं। इसका अनुवाद हिंदी में करने की जरूरत नहीं। सीधा मतलब है कि भारत में भारत के जो व्यापारी हैं उनके लिए एक नए वक्त का इंतजार कर रहे हैं। वो वक्त क्यों नहीं आ रहा है? राहुल गांधी ने ये सवाल उठाया। वो वक्त इसलिए नहीं आ रहा है कि जो मौजूदा सरकार है, जो नीतियां बनाती है, जिसकी जिम्मेदारी है कि वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड दे, सबको बराबर का बिजनेस के मैदान में सबको बराबर विकसित होने का अधिकार हो, वो ये नहीं कर रही है। वो कुछ व्यापारियों, कुछ कारपोरेट घरानों के पक्ष में नीतियां बनाती है और इस तरह से पूरी बाजी सजाती है कि फायदा केवल उनको होता है, उनको फायदा नहीं होता है जो कि ईमानदारी से और बाजार की जो स्वस्थ प्रतियोगिता है उसके जरिए आगे बढ़ना चाहते हैं। और राहुल गांधी ने इसके अंदर कुछ लोगों को तो आपने जिक्र किया, मैं भी कुछ लोगों का जिक्र करना पसंद करूंगा। आखिरकार किनका जिक्र किया है? जिन अडानी अंबानी की आपने चर्चा की है उनका शायद इस लेख में जिक्र नहीं है, मुझे भी नहीं दिखाई पड़ता इस लेख में कहीं उनका जिक्र है। लेकिन उन्होंने पीयूष बंसल का जिक्र किया है, जिन्होंने 2010 में लेंसकार्ट नाम की कंपनी खोली। और हम जानते हैं कि आज लेंसकार्ट ने हम लोगों की चश्मा लगाने के पूरे जो हमारी संस्कृति है उस संस्कृति को काफी प्रभावित किया है। इससे पहले 1970 के दशक में सक्रिय फकीर चंद कोहली का उन्होंने जिक्र किया है, जो टाटा कंसल्टेंसी के
वो मैनेजर थे जिन्होंने टाटा कंसल्टेंसी को उठाया और जो विदेशी कंपनियां थी उसके मुकाबले उन्होंने स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने एक लंबी सूची दी है, जिस सूची को जरूर हम लोगों को एक बार मैं उनका जिक्र कर दूं, इससे हमें पता भी चले कि आखिरकार वो कौन लोग हैं जो भारत का जो व्यापार है उस व्यापार की चालक शक्ति बने हुए हैं अपनी ईमानदारी से, अपनी मेहनत से, और वो बड़ी परिश्रम से उन्होंने अपने उद्योग धंधों को बचाया है, प्रगति की है। से एक टाइनर है, इनमूवी है, मान्यवर जो शादी के लिए कपड़े बनाते हैं, जोमेटो जो घर पे खाना देने आते हैं, फ्रैक्टल एनालिसिस, अराकू कॉफी, ट्रेंडेंस, हमागी, आईडी फ्रेश फूड, फोन पे, मोगलिक्स, सोला विनयार्ड, जस्ट पे, जेरोदा, वेरिटास, ऑक्सीजो, एवेंडस। अच्छा, उसके बाद पुराने ये तो नए हैं, और जो पहले से स्थापित हैं उनमें लार्सन एंड टुब्रो, हल्दीराम, अरविंद आई हॉस्पिटल, इंडिगो एयरलाइंस, एशियन पेंट्स, एचडीएफसी ग्रुप, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, सिप्ला, महिंद्रा ऑटो, टाइटन, ये सब इसका जिक्र उन्होंने राहुल गांधी ने किया है। राहुल गांधी इस लेख के जरिए ये कहना चाहते हैं कि इस देश के व्यापारी बहुत मेहनती हैं, बहुत योग्य हैं, और वो बड़े से बड़ा व्यापार करने में सक्षम है। वो अर्थव्यवस्था को नए मुकामों तक ले जा सकते हैं, बशर्ते सरकार उनके साथ इंसाफ करे। सरकार उनके साथ इंसाफ नहीं कर रही है। सरकार दरअसल जो मोनोपोली है, जो इजारेदारी है, उस इजारेदारी को वो कुछ बड़े औद्योगिक घरानों, कुछ बड़े कारपोरेट घरानों की इजारेदारी कायम करना चाहती है इन सब कंपनियों की कीमत पर। और ये इजारेदारी कितनी बुरी चीज है, इसने भारत का कितना नुकसान किया है, इसको समझाने के लिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का हवाला दिया है। हम जानते हैं दुनिया में जो पूंजीवाद के सिद्धांत के जो पितामह हैं एडम स्मिथ, जिन्होंने कहा था कि बाजार एक अदृश्य हाथ की तरह काम करता है, उन्होंने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में और दूसरे कई लेखों में उस जमाने में ईस्ट इंडिया कंपनी की आलोचना की थी। इसलिए आलोचना की थी उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली बना रही है, तो सब जगह जहां जा रही है वहां मोनोपोली बना रही है। तो इसलिए उनका कहना है कि बाजार की शक्तियों को प्रोत्साहन देने में समस्या पैदा कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी। राहुल गांधी ने दरअसल वही बात कही है। उन्होंने केवल अपने लेख के पहले पहरे में 7-8 शब्दों की एक पंक्ति है उसके अंदर, जिसमें उन्होंने लिखा है, द कंपनी चोक्ड इंडिया बाय पार्टनरिंग विद ब्राइबिंग एंड थ्रेटनिंग अवर मोर प्लाइंट महाराजाज एंड नवाब्स। ये उन्होंने कहा। अच्छा, अब इसमें उन्होंने क्या गलत बात कही है, मेरी समझ से बाहर है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि वे महाराजा और नवाब जो आसानी के साथ में अंग्रेजों के सामने झुक सकते थे, उनको रिश्वत देकर, धमकाकर या उनकी भागीदारी सुनिश्चित करके अंग्रेजों ने भारत की जो प्रगति थी उसको अवरुद्ध किया। केवल राहुल गांधी का ये कहना है। अब इसमें गलत क्या है, हम सब लोग जानते हैं कि भाई जब महारानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ रही थी और जब वो ग्वालियर की तरफ गई तो वहां के राजा सिंधिया ने उनका साथ देने से इनकार कर दिया, वो अंग्रेजों के साथ चले गए। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो पंडित सुंदरलाल द्वारा लिखा गया भारत में अंग्रेजी राज का इतिहास है। आप उसको पढ़ लीजिए, उन्होंने साफ तौर पर लिखा है। और हम तो बचपन से यही पढ़ते आए हैं, यहाँ तक कि कई बार कोर्स की किताबों में भी हमने यही पढ़ा है। अब इसको पढ़कर जो माधवराव सिंधिया के सुपुत्र हैं, जो पहले कांग्रेस में थे, आजकल भारतीय जनता पार्टी में है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो बहुत नाराज हुए और वो उसको ले उड़े। उन्होंने एक लंबा एक्स के ऊपर अपनी टिप्पणी लिख दी। उसके बाद वो राजस्थान की जो दिया कुमारी जी हैं, राजघराने की हैं, वो बोली कि जब भारत का एकीकरण हो रहा था उस वक्त महाराजाओं ने बड़ा योगदान किया। तो राहुल गांधी ने उस वक्त का जिक्र ही नहीं किया है, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने का जिक्र किया है। भारत का एकीकरण तो 1947 आजादी मिलने के बाद हुआ है, वो तो 19वीं सदी का जिक्र कर रहे हैं। तो ये जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मसले को डिरेल करने की कोशिश की है, जिसको डाइवर्जरी टैक्टिक्स कहते हैं, राहुल गांधी का जो आरोप है, चूंकि वो इस सरकार के मर्म पर प्रहार कर रहा है और वो बात कह रहा है जिसको देश के बड़े बड़े पूंजीपति नहीं कह पाते हैं सरकार के डर से, वो राहुल गांधी वो बात कह रहे हैं। और इसको बड़े बड़े लोग कह रहे हैं। अब आप देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार के ही जो मुख्य आर्थिक सलाहकार थे अरविंद सुब्रमण्यम ने एक नहीं दो लेख लिखकर एक दूसरे अन्य लेखक के साथ उन्होंने लिखा है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो 2A डिस्टॉर्शंस की शिकार है। एक ए से अंबानी कहते हैं, दूसरे ए से अदानी कहते हैं। ये अरविंद सुब्रमण्यम
अब सुब्रमण्यम कह रहे हैं। उसके बाद अभी रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने एक लेख लिखा है, इसमें लिखा है कि भारत में जो महंगाई बढ़ रही है वो देश के 5 बड़े पूंजीपति जो हैं उनको सरकार द्वारा दिए गए विशेष प्रोत्साहन के कारण बढ़ रही है, क्योंकि सरकार ने उन्हें मौका दिया है कि वो प्राइसेस, दामों को अपनी तरीके से निर्धारित कर सकें। उसमें उन्होंने 5 बड़े पूंजीपति घरानों का जिक्र किया है, अंबानी का, अदानी का, भारती एयरटेल का, टाटा का और आदित्य बिरला ग्रुप का। ये उन्होंने जिक्र किया है कि ये 5 नेशनल चैंपियन बन गए हैं और इनके जरिए सरकार इनको लगातार प्रोत्साहित कर रही है और उस प्रक्रिया में देश में महंगाई बढ़ रही है और महंगाई नियंत्रण में नहीं आ पा रही है। तो पूरे आर्थिक दुनिया में ये बहस चल रही है। राहुल गांधी का लेख इस बहस के अंदर एक योगदान है। इस बात को समझ, राहुल गांधी का लेख इस बहस के अंदर योगदान है और भारतीय जनता पार्टी इसको भटकाने के लिए और भ्रम पैदा करने के लिए इस प्रकार के वक्तव्य देकर के उन्होंने राजघरानों का अपमान किया है, राजघरानों के खिलाफ बोल दिया है। अब स्मृति ईरानी को भी मंच पे आने का मौका मिल गया, बेचारी नेपथ्य में पड़ी हुई थी पीछे। अब वो कह रही हैं उनको नहीं पता है कि महारानी झांसी का योगदान क्या था, उन्हें नहीं पता है कि राजाओं का योगदान क्या था, इस प्रकार की बातें कर रही हैं। जबकि राहुल गांधी ने तो उस बात का जिक्र ही नहीं किया, ये इस लेख का विषय ही नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी को वास्तव में इस लेख के ऊपर कोई सही टिप्पणी करनी है तो इस लेख का जो केंद्रीय विषय है, जो राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार व्यापारियों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रही है और जानबूझकर इजारेदारी को प्रोत्साहन दे रही है, इसका जवाब सरकार की तरफ से आना चाहिए, वित्त मंत्रालय की तरफ से आना चाहिए, वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से आना चाहिए, न हो तो रिजर्व बैंक की तरफ से ये जवाब आना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए इसको लेकर बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को लगा कि उसके ऊपर आघात कर दिया गया है और उन्होंने कहा क्योंकि इसके ऊपर बहस नहीं कर सकते इसलिए इस तरह की बातें की जा रही है। देखो ठीक बात है। और मेरे लिए तो हैरानी थी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि लेख छप गया अखबारों में तो रिएक्शन होना ही था कि राहुल गांधी की जिस तरह से बात आगे बढ़ रही है ये भी बीजेपी को बहुत परेशान कर रही होगी। महाराष्ट्र में भी मैं देख रहा हूँ कि मुंबई में आया हुआ हूँ और मुंबई के 4 PM ऑफिस में शुरुआत हुई है, ये पहला लाइव आपके साथ ही कर रहा हूँ। तो उसमें महाराष्ट्र में मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी की परेशानी ये है कि इनके आपस के नेताओं की चीजें बिगड़ी होंगी। नवाब मलिक को लेकर कितना हंगामा चल रहा है। अजीत पवार, फडणवीस ने कहा कि हम शिंदे गुट का प्रत्याशी खड़ा करके नवाब मलिक के खिलाफ उसको समर्थन कर देंगे। अजीत पवार ने कह दिया नवाब मलिक के खिलाफ कोई आरोप तय नहीं हुआ है। कहा तो बीजेपी नवाब मलिक को दाऊद का आदमी और ये सब कह रहे थे, आज उन्हीं का डिप्टी सीएम नवाब मलिक के सपोर्ट में खड़ा है। यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, गठबंधन की सरकार का एक व्यक्ति नवाब मलिक के खुलेआम समर्थन में खड़ा है, टिकट दे दिया। अब कहाँ नैतिकता रह गई, अब कहाँ बड़ी बड़ी बातें रह गई और दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान। बीजेपी को समझ नहीं आता कि जनता भी तो ये सवाल पूछेगी। जैसे मोदी जी आए, उन्होंने कहा 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी, मोदी की गारंटी है जेल में जाएगा, अब वो डिप्टी सीएम बन गया। तो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में एक से एक करप्ट आदमी आते हैं, साफ होके चले जाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में नवाब मलिक का मुद्दा बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बन गया। बीजेपी के लिए बैकफुट पे लाने की स्थिति बन रही है। क्या लग रहा है आपको महाराष्ट्र में इस मुद्दे से कैसे निपटेगी बीजेपी? देखिए, नवाब मलिक की जो आपने बात कही उससे मैं सहमत हूँ। नवाब मलिक के मसले पर वहां काफी भ्रम का माहौल है। इन लोगों की समझ में नहीं आ रही है कि नवाब मलिक की प्रत्याशी की जो उम्मीदवारी है उसका विरोध कैसे करें। भाई, नवाब मलिक का कहना है कि मैं महायुति का उम्मीदवार नहीं हूं, मैं अपनी पार्टी का उम्मीदवार हूं, और उनकी पार्टी कह रही है कि हाँ ये हमारे उम्मीदवार हैं। उनकी पार्टी अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस है, वो कह रही है कि ये हमारे उम्मीदवार हैं। अब सवाल ये है कि बाकी दोनों घटक जो हैं, शिंदे की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी, इसका क्या करेंगे, ये अभी तक उनकी समझ में नहीं। उन्होंने कहा कि हम भाई इनका समर्थन नहीं करेंगे। आप इनका समर्थन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? क्या इनके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करेंगे? किस तरीके से आप नवाब मलिक वाली समस्या से निपटेंगे, इसके बारे में अभी तक नहीं पता है। दूसरे, शिंदे की शिवसेना को और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस को यह नहीं पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो तिकड़म की है उस तिकड़म का मुकाबला वो कैसे करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने तो चुनाव से पहले ही तकरीबन ये साफ कर दिया है कि चुनाव के बाद सरकार में, अगर महायुति की सरकार बनती है तो इन दोनों नेताओं की सरकार में क्या हैसियत होगी, ये पहले ही साफ कर दिया। देखिए, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी महायुति की तभी बनेगी, या भारतीय जनता पार्टी की आप कह सकते हैं, तभी सरकार बनेगी जबकि कम से कम भारतीय जनता पार्टी जितनी सीटें लड़ रही है उसमें 60% का स्ट्राइक रेट लाए।
वो लड़ रही है 151 सीटें, यानी 90 सीटें जीतनी है, 151 में से 90 जीतनी है। चालाकी पूर्वक दोनों अपने गठबंधन की पार्टियों में अपने 15 उम्मीदवार उन्होंने घुसेड़ दिए हैं पीछे के दरवाजे से। जो लड़ रहे हैं उनके चुनाव चिन्ह पर हैं वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, सब लोग जानते हैं, अखबारों में नाम छप चुके हैं। अच्छा, अब ये लोग मजबूर हैं, भारतीय जनता पार्टी से इतने दबे हुए हैं, अमित शाह ने इतना धमकाया है इनको आके वहां पर कि वो इतने दबे हुए हैं, कुछ कह नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को अपने टिकटों पर लड़वा रहे हैं ये लोग। यानी इन लोगों ने देखा जाए तो पहले से ही भाजपा के प्रभुत्व के सामने घुटने टेक दिए हैं। अब महायुति की जीत का पूरा दारोमदार भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन पे आ गया है। दरअसल शिंदे के प्रदर्शन का कोई खास फर्क नहीं पड़ता, अजित पवार के प्रदर्शन का कोई खास फर्क नहीं पड़ता। उनकी भूमिका केवल आनुषंगिक है, अनुपूरक भूमिका रह गई है। मुख्य भूमिका भारतीय जनता पार्टी की हो गई है। महायुति का मतलब हो गया है व्यवहारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी। और ये चीज तख्त या तख्ता की तरफ इशारा करती है, यानी या तो आपको मौत की सजा मिलेगी या चुनाव बुरी तरह हार जाएंगे या आप ही की बल्ले बल्ले होगी, आप ही चुनाव जीतेंगे। अगर महायुति चुनाव जीतती है उसका मतलब होगा भारतीय जनता पार्टी की जीत, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का आला कमान जो जिसको कहेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा, चाहे वो फडणवीस हो या दानवे हो, राव साहब दानवे हो। ये स्थिति महायुति की बन गई है। महायुति दरअसल अब एक पार्टी का मोर्चा बन के रह गया है। बाकी पार्टियों की भूमिका केवल उसके प्रति जो वो कहता है उसको मानने की रह गई। इसके मुकाबले अगर आप महाविकास अघाड़ी पे गौर करें तो वहां की परिस्थिति भिन्न किस्म की है। वहां पर सीटों का बंटवारा अधिक न्यायपूर्ण है और मुख्यमंत्री के पद को लेकर आपस में कोई विवाद नहीं है। बाकी कम से कम दोनों ही मोर्चों को 50 से कुछ ज्यादा बागियों का सामना भी करना पड़ रहा है और ये बागी मजबूत किस्म के बागी है। और वो दोनों जगह, इधर भी पाले के दोनों तरफ ये बागी अगर अच्छे वोट उन्होंने पाए तो वो जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं उसको नुकसान पहुंचाएंगे और वो चुनावी नतीजों को प्रभावित करेंगे। ये महाराष्ट्र के चुनाव की अभी फिलहाल स्थिति है। इस बीच में एक बड़ी बात यह भी है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना ही सब भूल गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी एक्सटेंशन पे चले जा रहे हैं। संजय जोशी का नाम बहुत तेजी से चला था, शिवराज सिंह चौहान का नाम चला था। क्या लग रहा है कि संघ अभी भी कंफर्ट जोन में नहीं आ पाया है? संघ अभी भी तय नहीं कर पाया है कि कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, या मोदी जी और अमित शाह बिल्कुल नहीं तय कर पा रहे हैं कि बनाया किसको जाए? तो आपको क्या लगता है बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का मुद्दा कितने दिन तक खींच लेंगे ये? क्योंकि अब तक तो बन जाना चाहिए। क्या लग रहा है, क्या मुझे ही लग रहा है कि संघ ने इस विषय में अपने रवैये को थोड़ा सा बदला है। मेरा अंदाजा ये है, और वो ये है कि संघ चाहता है कि जो चुनाव हो रहे हैं इन चुनावों से राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जो विवाद है भाजपा और संघ में, उस विवाद से चुनाव न जुड़ पाए। मेरे ख्याल से तो न केवल अभी बल्कि दिल्ली का भी चुनाव हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो दिल्ली का चुनाव बहुत दूर नहीं है, नवंबर चल रहा है, दिसंबर पार होते ही जनवरी में दिल्ली के चुनाव की धुंधुमी बच जाएगी और फरवरी में दिल्ली में वोट पड़ने हैं। दिल्ली का भी चुनाव जब हो जाएगा उसके बाद ये लोग आराम से बैठकर आपस में अध्यक्ष का फैसला करेंगे और मुझे यकीन है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी बात इनसे मनवा लेगा। लेकिन उससे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसी कोई परिस्थिति नहीं पैदा करना चाहता जिससे एक दोनों के बीच में एक टकराव की स्थिति पैदा हो और दोनों की भाजपा की चुनावी संभावनाओं पर असर पड़े। भाजपा चाहती है कि जो कुछ हो, चुनाव का जो फैसला हो जाए, दिल्ली के चुनाव का फैसला हो जाए, उसके बाद उनके पास फरवरी से लेकर और अक्टूबर तक का समय होगा, जिस बीच में कोई चुनाव नहीं है। अक्टूबर नवंबर में जाके फिर बिहार के चुनाव होंगे, वो महत्वपूर्ण। इस बीच में ये लोग जो अपने संगठन संबंधी विवाद हैं, इन विवादों का फैसला करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए इस चीज को टाला जा रहा है और इस चक्कर में जो आपके नड्डा साहब हैं उनको बड़ा मौका मिल गया है अध्यक्ष बने रहने का। ये बात ठीक है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि हरियाणा के नतीजों ने मोदी जी के अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया है और धीरे संघ थोड़ा प्रभावित नहीं है। संघ इससे प्रभावित नहीं है। हरियाणा के नतीजों पर संघ ने अपनी छाप लगाने के लिए इस तरह के वक्तव्य दिलवाए हैं जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि संघ ने बहुत संघर्ष करके हरियाणा का चुनाव जिताने में भूमिका निभाई है। मतलब संघ ने क्या हुआ, अगर हरियाणा चुनाव हार जाते तो संघ की तरफ से ये वक्तव्य नहीं आता। तो ये तो इस तरह की जब जीत जाते हैं तो सब लोग उसका, संघ ने श्रेय को लेने की कोशिश की है और संघ ने ये दिखाने की कोशिश की है कि हमारे बिना आप चुनाव नहीं जीत सकते।
तो जब ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमारे बिना आप चुनाव नहीं जीत सकते, उसका सीधा मतलब है कि इस बात से बिल्कुल प्रभावित नहीं है कि लोकसभा चुनाव में बहुमत खोने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो पहला विधानसभा चुनाव हुआ वो जीत लिया। इस बात से वो बिल्कुल प्रभावित नहीं है। मतलब मोदी जी की जो डॉन वाली इमेज है उससे वो प्रभावित नहीं है कि मोदी जी नहीं कुछ नहीं, भी कर सकते मोदी जी का तो पूरा मामला काफी ठंडे किस्म का है। अब वो पुराने वाले मोदी जी रहे नहीं, मुझे तो बिल्कुल पक्का यकीन है। वैसे उस तरह की कोई बात भी नहीं कहते घूमते, उस तरह का आत्मविश्वास भी उनमें नहीं झलकता। हरियाणा चुनाव से भी वो आत्मविश्वास नहीं प्राप्त हुआ है। जिस तरीके से वो पहले राज्यों के चुनावों में प्रचार करते थे, रैलियां करते थे, रोड शो करते थे, वो सब कहाँ दिखता है? कहीं नहीं दिखता। ये जो वही भारत। कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस जो है मोदी जी का थोड़ा कम हो जाना, ये अमित शाह के और उनके रिश्ते में भी कुछ असर डाल सकता है। देखिए, इसमें बहुत अफवाहें हैं और पता नहीं क्यों उन अफवाहों का शमन नहीं किया जा रहा है। बहुत ज्यादा अफवाहें चल रही हैं। कुछ अफवाहें तो बिल्कुल इस तरह से कहती हैं कि जिसका हम लोग जिक्र भी कर चुके हैं 4 PM के मंच पर, कि मोदी जी ने एक तरह से अमित शाह के लिए राष्ट्रीय राजनीति पूरी छोड़ दी है और खुद वो अपने आप को विदेश नीति में उन्होंने रमा लिया है। वो सब कुछ वहीं की बात कर, वही यात्राएं कर रहे हैं, वहीं उसी संदर्भ में उनका नाम भी आता है, बाकी किसी संदर्भ में उनका नाम नहीं आता। एक आध भाषण में कांग्रेस को वो गरिया देते हैं बस, और कुछ मुसलमान विरोधी बात बोल देते हैं। इसके अलावा कुछ मोदी जी कर करा नहीं रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति सब अमित शाह के हाथों छोड़ी। एक तो ये बात है। एक दूसरी बात ये भी आ रही है कि अमित शाह ही न केवल चुनाव की रणनीति तय करते हैं, बल्कि काफी लंबे अरसे से अमित शाह ही तय कर रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा, किसको उठाना है, किसको गिराना है। तो वो एक डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर, यानी डिजूरी प्राइम मिनिस्टर, कानूनी दृष्टि से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से प्रधानमंत्री पद का सारा कामकाज अमित शाह देख रहे हैं राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में। ऐसी स्थिति है और इस स्थिति से भारतीय जनता पार्टी में और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों में बेचैनी भी है। इस बात की चर्चाएं भी हो रही हैं। अब ये बातें कहां तक जाएंगी, कैसे जाएंगी, कब तक इसी तरीके से होता रहेगा, ये कोई कुछ नहीं कह सकता। हाँ, ये आपको क्या लग रहा है, लगता है? लेकिन आप वो भी कुछ मुझे इसमें ये इनपुट दीजिए अपना। मुझे मेरे सोर्स ये बता रहे हैं, ये चर्चा चल रही है कि अमित शाह हाँ। को इतना जब बढ़त देंगे, उसका नतीजा है कि योगी आदित्यनाथ ने भी तेवर थोड़े टेढ़े किए। यूपी में डीजीपी के चयन को लेकर जिस तरह उन्होंने एक नियमावली बना ली और ये प्रस्ताव पारित करा लिया, वो योगी का संकेत है कि अगर आप अमित शाह को आगे बढ़ाओगे तो मैं बहुत ज्यादा दबने वाला नहीं हूँ। और लोग जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं मोदी जी बड़े असमंजस में हैं, क्योंकि योगी के जो तेवर हैं, योगी के और अमित शाह के रिश्ते क्या हैं, किसी से छुपे नहीं है। लेकिन अमित शाह को इतनी ताकत देने के बाद पार्टी के अंदर और संघ के अंदर क्या अमित शाह का उतना रुतबा रह पाएगा? कुछ लोग बता रहे हैं अमित शाह ने संघ को भी मैनेज इस करने बात को अगर हम समझना चाहें तो हम ये समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश इस पूरे पूरे रणनीतिक नजारे में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अपवाद बन गया। हाँ, उत्तर प्रदेश एक अपवाद बन गया है। अमित शाह जिस तरीके से देश के दूसरे राज्यों में और केंद्र में सब जगह राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं, नियंत्रित कर रहे हैं, बिल्कुल कठपुतली की तरह सबको नचा रहे हैं, वैसी स्थिति उत्तर प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश में उनके दोनों मुंह लगे जो उप मुख्यमंत्री हैं, वो दोनों तो अभी भी निजी बातचीत में कहते हैं कि भाई योगी को हटाया जाएगा। वहां से तो यही बात कही जा रही है, लेकिन साथ में वो ये भी कहते हैं कि लेकिन इस काम में बहुत देर हो रही है, बहुत देर हो रही है। साथ में वो ये भी कहते हैं। पर इससे हम लोग कुछ अंदाजे लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के पत्रकारों से आप बातचीत करें अंदर खाने, तो सब यही कहते हैं हटाया तो जाएगा मेरे योगी को। मेरे तो तो पूछता हूँ बीजेपी कब में भी हटाया तो, जाएगा? भाई कोई इसकी सीमा होती है ना, हाँ, ये नहीं पता नहीं कब सही हटाया बात। जाएगा, लेकिन हटाया जाएगा। दूसरी बात बिल्कुल ठीक है, और मैंने तो बहुत कंफर्म करने की स्थिति में आया था मैं कि इन रिश्तों के पीछे कहानी क्या है। जो योगी कैंप के लोग हैं, मतलब मेरे काफी अच्छे लोगों से संबंध है भी, उनसे व्यक्तिगत बातचीत में कहते हैं, वो नाम कोट मत करना, वो कहते हैं कि योगी जी जानते हैं कि अगर अमित शाह के हाथ में कमान चलेगी तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। तो फिर इसलिए वो अपनी जो हिंदुत्व वाली छवि है वो ब्रांड कर रहे हैं। लेकिन आप दूसरी बात देखिए बीजेपी की मजाक कैसे उड़ रही है। पहले तो अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा का रिजल्ट चुनाव घोषित नहीं कराया उन्होंने कि आप चुनाव नहीं कराएंगे, मामला कोर्ट में। ऐसी दसियों विधायक रेटे कोर्ट में इंगित रहती हैं, एंगेज रहती हैं, पेंडिंग रहती हैं। अब कौन कह देगा कि 10 साल के अंदर फैसला हो जाएगा? तो 10 साल तक क्या चुनाव नहीं होंगे? फिर हाई कोर्ट का फैसला हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का हो जाएगा। नहीं, सही लेकिन बात है आपकी। आप मिल्कीपुर बिल्कुल ठीक कह रहे मैं हैं। देखा था, बिल्कुल। अभय जी फुल पेज का विज्ञापन छपा था कि 1000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन मिल्कीपुर में योगी जी द्वारा।
एक अयोध्या की विधानसभा जीतना इतना ज्यादा जरूरी था क्योंकि सबसे ज्यादा बेइज्जती अयोध्या को हारने से हुई। अभी पिछले दिनों जो कार्यक्रम हुआ, अयोध्या के एमपी को नहीं बुलाया गया, इसका बड़ा रिएक्शन है। दलित समुदाय में पासी समाज से आते हैं, वो बड़ा नाराज है लोगों ने कि भाई वो दलित है, अयोध्या का है, सांसद है, आप किसी भी कार्यक्रम में सांसद को क्यों नहीं बुलाओगे। तो आपने जो बाकी 9 विधानसभा की थी उनकी भी डेट आगे बढ़ा दी। तो अखिलेश यादव ने तंज किया कि कितना भी डेट बढ़ाओगे, हारोगे तो बहुत बुरी तरह से। अब वो हार जीत तो बात का फैसला है, लेकिन ये जो चुनाव से भागने वाली स्थिति है बीजेपी के अंदर, आप ठीक कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रयोगशाला बन गया है जो संघ और बीजेपी जिनको ना उगल पा रहे हैं ना बन पा रहे हैं। नौकरशाही जो बुरी तरह से हावी हो गई है, वो भी बड़ा खतरनाक संकेत है। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश कुछ और संकेत दे सकता है, आपको क्या लगता है? नहीं, पहली बात तो मेरी ये जानने की इच्छा हो रही है और आप इसके ऊपर ज्यादा प्रकाश डाल सकते हैं कि मिल्कीपुर में चुनाव जो टाला गया है, क्या इसमें योगी जी की सहमति है या ये केंद्र का निर्णय है, ये रणनीति, या केंद्र और योगी जी दोनों इस प्रश्न के ऊपर एकजुट हैं कि भाई अभी मिल्कीपुर का चुनाव कराने का जोखिम न लिया जाए, क्योंकि अगर वहां हार गए तो पूरे बंद होगी। ये हालत ये है कि आप उत्तर प्रदेश की 10 सीटें हार जाएं लेकिन मिल्कीपुर ना हारें, क्योंकि मेरे मिल्कीपुर पास अगर तो हार जानकारी गए ये है, तो बहुत अबे जी बहुत भगदड़ जानकारी होगी। ये है कि मेरे पास जानकारी है कि इस मामले में केंद्र और राज्य दोनों इस नतीजे पे पहुंचे कि मिल्कीपुर ना कराया जाए, हाँ। क्योंकि मिल्कीपुर इसका में जो मतलब है कि मेरे उत्तर पास प्रदेश भाजपा में आत्मविश्वास का बहुत अभाव है। असल फिर में एक झटका सरकार बहुत। जो 7 साल से ऊपर हो गई सरकार हुए, वो इतनी तगड़ी सरकार माना जाता है, एक मुख्यमंत्री जो सारे देश में घूम घूम कर मुसलमानों को गाली देता है और लगातार धमकी की भाषा बोलता है, वो एक निर्वाचन क्षेत्र में हार से इतना डरा हुआ है। और एक गृह मंत्री जो पता नहीं देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, जल्दी ही बनना चाहता है, देर नहीं लगाना चाहता है इसमें। वो चाहता है साल 2 साल में प्रधानमंत्री बन जाए 2029 आने से पहले, क्योंकि 2029 में उनके नाम पे चुनाव हुआ तो पता नहीं क्या होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इतने आत्मविश्वास का अभाव क्यों है? एक एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए इतना ज्यादा बचाव की मुद्रा में आना, ये अपने आप में आश्चर्य पैदा करता है कि ये पार्टी इतनी शक्तिशाली, निश्चित रूप से भाजपा बहुत शक्तिशाली पार्टी है। अभी भी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में इतनी बड़ी पराजय के बावजूद भी कोई ये नहीं कह सकता कि भाजपा उत्तर प्रदेश में कमजोर है। भाजपा सारे देश में एक शक्तिशाली पार्टी है। फिर इतना आत्मविश्वास का अभाव क्या कहता है? देखो ठीक बात है, यूपी की राजनीति बहुत बड़े संकेत लाती है। निगाह बनी रहेगी, हम लोग चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने इतना समय दिया, थैंक यू। तो ये थे अभय द्विवेदी जी, और मुझको यकीन है बातचीत पसंद आई होगी। अपना प्यार बनाए रखिएगा। 4 PM महाराष्ट्र पे महाराष्ट्र के चुनाव की खबरें जरूर देखते रहिएगा। 4 PM महाराष्ट्र को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया खबरें आपको यहाँ से मिलती रहेंगी। शुक्रिया, थैंक यू।